गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलस देखा था और आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस के बारे में देखने वाले हैं। और वेक्टर कैलकुलस के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन छोटा चैप्टर रह जाएगा और छोटे छोटे दो चैप्टर्स हैं। वो तो मेन पोर्शन जो है हमारा वो हमने कवर कर लिया है। और जैसे कि हमने अभी लिमिट देखा था कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन देखा था, इंटीग्रेशन देखा था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। तो आप लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। वेक्टर ए इसको ऐसे डिफाइन करते हैं और ये बेसिक कंसेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं। अब ये देखिए, ये एक डेल ऑपरेटर है, ठीक है ना। डेल ऑपरेटर है। इसका सिग्निफिकेंस तब मालूम पड़ता है जब यह किसी स्केलर या वेक्टर पे अप्लाई होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि अगर आप इसको देखें कि कोई हमारे पास स्केलर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस टाइप का फंक्शन है। इस पे अगर हम लोग डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो ये क्या देगा? वेक्टर देगा, ठीक है ना। अगर हम लोग स्केलर पे डेल ऑपरेटर लगाते हैं, मतलब ये लगाते हैं, तो वेक्टर देगा, जिसको हम लोग ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। और अगर हमारे पास अगर वेक्टर है, कोई फंक्शन वेक्टर है, अगर उस पर हम लोग डेल ऑपरेटर लगाते हैं तो अगर डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये भी डेल ऑपरेटर जो है कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्शंस हैं, आई कैप जे कैप एंड, ठीक है। इस तरीके से अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये वेक्टर देगा या स्केलर देगा। पोजीशन वेक्टर तो आप जानते ही हैं कि पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई हमारे पास ओरिजिन है और कोई एक पॉइंट है स्पेस में, दिस इज एक्स वाई जेड। तो कोई पॉइंट है स्पेस में एक्स वाई जेड, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और dr जो है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा ये dr जो सपोज हमारा ये क्या है, r वेक्टर है और यही वेक्टर चेंज हो गया कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो होगा ये हमारा dr वेक्टर होगा। तो ये चेंज को दर्शाता है। और कोई हमारे पास सरफेस है कुछ इस तरीके का, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, और इस पे अगर हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं, तो क्या देता है एक्चुअली में हमको? वो यूनिट वेक्टर देता है नॉर्मल टू द सरफेस। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यह एक सरफेस है, ये सरफेस है, और इस सरफेस का अगर हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट क्या देता है? इस पे नॉर्मल वेक्टर देता है। नॉर्मल वेक्टर जो होता है इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो होता है नॉर्मल वेक्टर देता है। अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर देगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सरफेसेस हैं, टू सरफेसेस क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन एंगल अगर पूछा जाए कितना होगा, तो क्या करेंगे कि इसका नॉर्मल निकालेंगे और इसका नॉर्मल निकालेंगे। दोनों के बीच में जो नॉर्मल के बीच में डिस्टेंस होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से ही हमने इसको निकाला है। सिर्फ यहाँ पे ग्रेडियंट लिखा हुआ है, तो अगर कोई सरफेस पे कभी भी आपसे पूछा जाए कि कितने एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक फार्मूला है, ये आसान फार्मूला है। दो फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई फंक्शन आर है, फॉर एग्जांपल एल आर है कुछ इस तरीके का, तो इसका अगर हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे तो
इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट डाइवर्जेंस ये सेकेंड ऑर्डर का मतलब कि ग्रेडियंट जो हम लोग ले रहे हैं, जो डेल ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेल ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसका मतलब फॉर्मूला ये होता है इफ डैश आर बाई आर इंटू वेक्टर आर। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए सरफेस। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, सबसे पहले तो किसी सरफेस पे हम लोग उसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किससे, यूनिट वेक्टर से। किसी एक डायरेक्शन में दिया रहेगा कि उस डायरेक्शन में आपको डाइवर्जेंस निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो वहां से आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कि जो हमारा डेल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जो नॉर्मल वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब देखिए डाइवर्जेंस को कैसे डिफाइन किया गया। अगर हमारे पास एक वेक्टर वेक्टर है और उसका अगर हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं तो कुछ इस तरीके से ये स्केलर में बदल जाएगा। अब देखिए कहीं क्वेश्चन में सोलेनोइडल वेक्टर हमको जानना है कि ये सोलेनोइडल वेक्टर है या नहीं, तो इसको जानने के लिए अगर हम लोग डाइवर्जेंस निकालें और उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो हम लोग यह पाएंगे कि वो एक सोलेनोइडल वेक्टर है। इसके बाद कर्ल, आप कर्ल तो कहीं ना कहीं आपने जानना होगा। कभी भी इरोटेशनल की बात की जाए तो उस केस में कर्ल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कर्ल का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस लें किसका, कर्ल का, तो हमेशा 0 होगा। कर्ल का ग्रेडियंट लें तो वो भी 0 होगा। ठीक है, वो भी क्या, 0 होगा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई आपको ट्रायंगल एरिया निकालना है और उसके 2 साइड्स दिए हुए हैं, सपोज 2 साइड्स का वेक्टर दिया हुआ, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम क्या है, ये एक्चुअली में अगर हमारे पास 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं एक्स इन एंड वाई में, डिफाइन इन रीजन आर, किसी रीजन आर में डिफाइन है और बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज कर्व, तो ये ये एक्चुअली में थ्योरम ही है, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। एक्चुअली में ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको सरफेस इंटीग्रल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाय दिस थ्योरम। ग्रीन थ्योरम से क्या करते हैं हम लोग, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या है, इसमें बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर है, डिफरेंशिएबल वेक्टर है पॉइंट, और इसमें ये जो डिफाइन है ओपन सरफेस इसमें डिफाइन है बाउंडेड बाय द सिंपल कर्व। इसका जो इस लाइन इंटीग्रल को, इसको भी सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और वेक्टर एन, ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर है, और डीएस को एक्स वाई प्लेन है तो dx बाई dx इंटू डी वाई, और जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किससे, के साथ, और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है हमारा, इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f1 f2 f3, मतलब कि तीनों डायरेक्शन में डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन इन ए क्लोज सरफेस enclosing volume V, then this theorem is valid. If line integral is asked, then none of the above theorem will be used. Simply integration with xyz relation are substituted, calculated. Actually में अगर लाइन इंटीग्रल आपसे सिंपली पूछा जाएगा, लाइन इंटीग्रल, तो आपको सिंपली जैसे हम लोग जनरली डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इस जो भी हमने चीजें देखा उस पे वेक्टर कैलकुलस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आई इंटीग्रेशन है ये सी 2z dx 2y dy plus 2x dz where x y z आर रियल। यहाँ पे जो x y z हैं जो हमारे रियल हैं, और लेट सी बी द स्ट्रेट लाइन, सी बी द स्ट्रेट लाइन, जो सी जो कर्व है हमारा, ये जो आप सी देख रहे हैं ये कर्व जो है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। सेगमेंट, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट है आपका 0 2 1 एंड बी कोऑर्डिनेट है आपका 4 1 -1, देन द वैल्यू ऑफ आई। तो आई का वैल्यू निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 2z dx प्लस 2y dy प्लस 2x dz, ठीक है। और ये जो हमारा इक्वेशन है कुछ इस तरीके का। अब हम लोग कुछ में इसमें थोड़ा सा, जो इसमें ये आप देख रहे हैं दिस टर्म एंड दिस टर्म, ठीक है, दोनों में से दोनों को यहाँ पे इस तरीके से लेते हैं, जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड, ठीक है, प्लस इसी को हमने थोड़ा सा इलाबोरेट किया, मतलब कि कॉमन ले लिया, टू कॉमन लिया, ठीक है, और इसको दो हिस्सों में, मतलब कि इसी टर्म को दो हिस्सों में हमने लिखा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कर्व है हमारा कहाँ से कहाँ वैल्यू हो रहा है, 0 to 1 से लेकर 4 1 -1 तक, ठीक है, 4 1 -1 तक। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड डी एक्स डी जेड को हम लिख सकते हैं डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड, ठीक है ना। लिखते थे ना हम लोग, लिखते थे कि एम एन डी एम एन, तो एम को हम लोग रखते थे डी एन प्लस एन डी एम, कुछ इस तरीके से लिखते थे ना, वही यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया गया है। एंड इसके बाद जो हमारा ये जो सी कर्व है 0 to 1 एंड 4 1 -1, ये 2y dy, तो हमने कुछ नहीं किया, ये हमने एक्चुअली में इस तरीके का टर्म देखा, तो इसको हमने आसानी से इसको डेल में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। एंड और इसको इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स जेड। एंड इसके जो लोअर एंड अपर लिमिट्स हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं प्लस 2 × y²/2, एंड इसका भी लिमिट्स वेरी करेगा 4 1 एंड आफ्टर दैट 2। इसमें एक्स जेड का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 4 है एंड वाई का वैल्यू, एक्स जेड का वैल्यू -1 है, माइनस एक्स का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y²। तो y² में आपका y का कितना वैल्यू है, इसमें 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा, कितना होगा, दिस बिकम्स -8 -3 -11। तो ये जो हमारा एक्चुअली में लाइन इंटीग्रल था, तो इसको हमने लाइन इंटीग्रल को आसानी से कन्वर्ट करके हमने सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, सिंपली हमने डिफरेंशिएट किया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ 3x 8y² dx plus 4y 6xy dy, where C is the curve bounded by x equal to 0 and y equal to 0 and x plus y equal to 1। तो i का वैल्यू एक्चुअली में निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ा था, ग्रीन्स थ्योरम, उसी पे यह बेस्ड है। कैसे है देखते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम, यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे टू टर्म्स हैं F1 एंड F2 और दोनों के साथ, तो यहाँ पे ये क्या है आपका F1 है एंड दिस इज F2 और आपका रीजन R दिया हुआ है, रीजन R आपको दिया हुआ है। तो R को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि R हमारा कैसे है। तो देखिए ये जो है रीजन दिया हुआ है, तो ये इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। एक्स प्लस वाई लाइन क्या होगा, ये हमारा एक्स प्लस वाई लाइन होगा एंड दिस इज द रीजन, ये हमारा रीजन है, ठीक है, इसके अनुसार, ठीक है, जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग एक एलिमेंट लेंगे कुछ इस तरीके का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा वेरी हो रहा है। और F1 क्या है हमारा 3x माइनस 8y², F2 जो है हमारा 4y माइनस 6xy एंड अब यहाँ से ग्रीन थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। ग्रीन थ्योरम क्या है हमारा, F1 dx F2 dy डेल्टा F2 dx माइनस डेल्टा F1 बाई dy। जो थ्योरम है उसको हमने सिंपली लिख दिया। अब देखिए जो कर्व था, ये जो हमारे पास जो कर्व था, ये वाला कर्व, इस कर्व को हमने रीजन में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो रीजन में कन्वर्ट किया तो उस रीजन कैसे वैरी हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। x इक्वल टू 1 इक्वल टू y इक्वल टू 0 x माइनस। अब देखिए डी एफ जो हमारा फंक्शन है डेल्टा एफ एक्स टू बाई डेल्टा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा -6y हो जाएगा। इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट, ठीक है। -6y प्लस 16y, इसको हमने सिंपली लिख दिया, जो डिफरेंशिएशन हमने किया है इसको हमने सिंपली लिखा है और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और तो यहाँ पे हमने क्या किया, 16 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10y, और इसको हम लोग सिंपली जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन अब हो गया, सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 to 5 1 माइनस x² और ये हमारा, तो पहले हमने इसको x का फंक्शन में कन्वर्ट होगा, फिर x को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन पे डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। तो 5 1 प्लस 1/3 -1, तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस हैं आप लोग करेंगे।
और एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको करें। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, ये इसी पे बेस्ड है, इसको आप लोग करें। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और मेरे को आंसर बताएं। मैं आपको 4 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट तो काफी हो जाएगा। इसको बनाइए आप लोग। ओके।
ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आई थिंक एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है। ओके, सी आंसर। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ठीक है, इसको भी उसी थ्योरम पे बनाएंगे जो हमारा, सबसे पहले तो थ्योरम ध्यान रखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि विदाउट प्रैक्टिस आप इसको कमांड नहीं कर सकते हैं। ये जो है हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए, ये ग्रीन्स थ्योरम है, और जो हमारा कुछ इस तरीके का कर्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज योर कर्व। एंड इसमें जो f1 जो है y है, f2 जो है हमारा -x है, तो df1 dy इक्वल टू 1 एंड df2 dx इक्वल टू -1। इसको पार्शियली हमने डिफरेंशिएट किया। इसके बाद इसको सिंपली ग्रीन्स थ्योरम में रख देंगे, जो हमारा ग्रीन्स थ्योरम है, -1 dx dy एंड -2 इक्वल, कॉमन ले लेंगे, dx dy। और dx dy इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कहीं ना कहीं सरफेस एरिया है ना, ये पूरा क्या है? सरफेस एरिया। दिस इज योर सरफेस एरिया। तो क्या होगा सरफेस एरिया? पाई आर स्क्वायर, पाई पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी -पाई/2। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस तरीके के आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसको आपको सॉल्व करते रहना है। और बेसिकली जो भी क्वेश्चंस है ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, जो ट्रिकी होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, उन्हीं पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब छोटा सा एक पोर्शन है जो हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा, आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने मैथ 2 3 में पढ़ा होगा, और जो बेसिकली जो हमारे जरूरत की काम की चीज है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट करके हम लोग इंटीग्रेशन करते थे। अगर आपके पास dy/dx है, एक्स स्क्वायर डॉट वाई है, तो इसमें वेरिएबल को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करके इसको हम लोग करते थे। इसके ये सिंपल मेथड था, जनरली तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर कोई हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है, f1 f2 होमोजेनियस फंक्शन है, तो उसमें y बराबर vx पुट करते थे, और dy/dx की जगह पे v प्लस x dv/dx हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे। इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सिंपल हमारा था, इसको इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। पहले इंटीग्रेशन फैक्टर डिफाइन किया गया है, e⁻p dx, और e क्या है, p क्या है हमारा, जो y के साथ कोफिशिएंट होता है उसको p हम लोग, फंक्शन जो होता है हमारा वो बेसिकली x में होगा। अगर कुछ इस तरीके का होगा dx/dy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, px/q हो जाएगा। तो ये जो भी होंगे y के फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो है हमारा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एम डी एक्स, जो हमारा एम जो है, इस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे और उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। एंड जो जो टर्म n है, n में जो कुछ इस तरीके का मान लीजिए फंक्शन होगा 2xy, तो ये हमारा क्या है, n फंक्शन है। तो इसमें जो
x से फ्री है, कौन सा फ्री है, ये वाला फ्री है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा 2y, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगर हमारा फंक्शन जो है इनएग्जैक्ट है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर 4 केसेस हम लोगों को देखने हैं। अगर m एंड n दोनों होमोजीनियस होगा सेम डिग्री का, तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर m एंड n जो होगा होमोजीनियस बट m को क्या लिख सकते हैं, होमोजीनियस नहीं है बट m जो है फंक्शन ऑफ, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग कहीं ना कहीं फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन फैक्टर इस तरीके से डिफाइन किया गया है। और हमारा सपोज एफ एक्स डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाई एन करेंगे, अगर फंक्शन एक्स आता है तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये होगा। उसी तरीके से केस नंबर 4 भी होगा। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या डिफाइन किया गया है, अगर हमारे पास फाइंड द डिफरेंट इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, अगर सपोज आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर आपके पास ये इक्वेशन है और इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स की जगह पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई पुट करेंगे, ठीक है ना, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का जो भी उसके अलग अलग किस तरीके का हमारा इक्वेशन है उस पर डिपेंड करता है। सपोज हमारा फंक्शन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस है, तो इसमें इसका पहले तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं, सी एफ एंड पी आई निकालते हैं। अगर हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है, जैसे इसका हम लोग एक्जुलरी इक्वेशन निकालते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2d स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा एक्जुलरी इक्वेशन है। अगर हमारे पास क्यूबिक फॉर्म का इक्वेशन है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है, c1 m e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x c3 e टू द पावर m3x। ये बेसिकली आप लोग सेमेस्टर में पढ़े होंगे। और रियल और इक्वल है तो ये हो जाएगा, और इमेजिनरी है तो ये हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास मेन आता है, इसके थ्योरी आज हम लोग देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद मेथड्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 1 में क्या होता है, अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से है e टू द पावर अल्फा एक्स, तो रिप्लेस क्या करेंगे, d को अल्फा से रिप्लेस d बाई अल्फा इन एफ डी, तो d को अल्फा से रिप्लेस करके इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे, और यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया और पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर कुछ फंक्शन इस तरीके से है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होगा। एंड टाइप थर्ड जो होता है, अगर x के पावर k का फंक्शन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग इस टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सपोज 1 प्लस डी माइनस कुछ इस तरीके का फंक्शन है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। समझ आ रहा है ना, ताकि इसका एक्सपेंशन हम लोग कर सकें। इसको मैंने बताया है, ये सारे एक्सपेंशन मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी, इस नोट्स में भी है, जिसको आप लोग रेफर कर लेंगे। अगर फंक्शन जो है हमारा कुछ इस तरीके से वेरिएशन है, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू वी, वी क्या है, कॉस एक्स
कॉस बी एक्स, साइन बी एक्स या एक्स के पावर के हो सकता है। जैसा फंक्शन होगा वैसा हम लोग यहाँ पे v डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई v फंक्शन है, v में क्या हो सकता है, कॉस अल्फा एक्स हो सकता है, साइन अल्फा एक्स, तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल ये होगा, ठीक है ना, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल ये होगा। इसके बाद अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है अदर देन साइन एंड कॉस, तो इसमें क्या करेंगे, इसका जो सी एफ एंड पी आई होता है, इसका सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। तो कुछ इसमें चीजें हैं जो ईएसी वगैरह में पूछी जाती हैं, गेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं, तो ये आपको प्रीवियस ईयर से ही मालूम चलेगा। और जितना मैं हो सक रहा है मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे तो क्वेश्चंस मैं नहीं ना करा सकता। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, तो अगर हमारे पास कोफिशिएंट वेरी कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे कि जो हमारा x का फंक्शन है उसको e टू द पावर z के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और z को log x लिखेंगे। एंड इसको सिंपली जो हम लोग x dx को x डेल x को हम लोग xd से सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि थीटा के फॉर्म में है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा जो वेरिएबल कोफिशिएंट था वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो नेचर होगा वो पैराबोलिक, इलिप्टिकल एंड हाइपरबोलिक, वो वैरी करेगा किस पे कि साइन क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, क्लियर है ना, पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, ओके। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं, इन दोनों का कंबाइन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी ई एस टी माइनस फंक्शन ऑफ टी डी टी, और ये आपका फंक्शन ऑफ एस आएगा। और जो हमारा यूनिट स्टेप होता है u इंटू टी माइनस ए, और यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो होता है डेल्टा टी होता है। और ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसका यूज होगा इस पूरे हमारे चैप्टर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। अब देखिए कुछ आपके फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। लाप्लास ऑफ 1 क्या होगा, 1/s होगा। लाप्लास ऑफ 30 क्या होगा, 1/s² होगा। इस तरीके के बहुत सारे फंक्शंस हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाप्लास में ज़्यादा डेप्थ में नहीं क्वेश्चन पूछता है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं इसी टाइप पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे छोटा सा और यहाँ पे जो देखा हमने कि जो लाप्लास ऑफ फंक्शन टी है, देन इस फंक्शन का टी से डिवाइड करेंगे और उसका लाप्लास लेंगे तो ये होता है, ठीक है ना, ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स एस। उसी तरह साइन पर हाइपरबोलिक हो या मतलब साइन 80/t, इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। 5th नंबर जो है हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी, तो इसको n टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो 1/s के पावर n इंटू एफ एक्स, जो फंक्शन आएगा लाप्लास फंक्शन वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो लाप्लास का एक बार डिफरेंस y को डिफरेंस जो y फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन का लाप्लास लेंगे तो ये फॉर्मूले होते हैं। तो एक्चुअली में आपको याद ही करने पड़ेंगे, और याद कैसे होगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमारे पास 2 चैप्टर्स बच गए, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन और लाप्लास, इन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो भी मैथमेटिक्स का मेजर पोर्शन था हमने कवर कर लिया, सिर्फ जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस बाकी हैं और लाप्लास के, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए।
ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स के मतलब ऑलमोस्ट आपकी 1 से 2 क्लासेस होंगी मैथ में, और ठीक है, और टेक्निकल क्लासेस जैसी शंकर सर और मैं ले रहा हूँ वैसे आपकी चलते रहेंगी, और मैथ्स आपका आई थिंक 2 क्लासेस मैक्सिमम, और 2 क्लासेस होंगी, और उसमें आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बनाने हैं सिर्फ, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाने हैं। अगर कोई टॉपिक में बाई चांस फंसते भी हैं तो आप अपने रेफरेंस बुक से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, और उससे भी कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और लाप्लास के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।